होती है, एक फॉरेन की होती है, दो शाखा होती हैं। उसमें WMF ने जो चेताया है उसमें साफ साफ किया कि 205 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। इंडिया अपने आप को थोड़ा सशक्त बनाए, कर्ज लेने से बचे। आप गूगल कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें, जो बात अभी भाई संदीप जी कह रहे हैं, विकास करने के लिए किसी भी देश को कहीं ना कहीं किसी तरह से साझेदारी करती है। पहले हम आयात करने का काम करते थे, अब निर्यात करने का काम भी कर रहे हैं। बिजनौर लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो बिजनौर लोकसभा में कितना कार्य अब की बार हो? पिछली बार भारतेंदु थे, तो अब की बार बसपा से हैं, तो कितना कार्य मधुप नागर जी ने किया? ये तो बसपा वाले ही बताएंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ना। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अगर पिछले हम बात करें, पिछले लोकसभा की बात करें, भारतेंदु जी की बात करें, तो हमने तो आज तक, हम भी पता नहीं कब से, जब से हम पैदा हुए हैं हसनापुर में रह रहे हैं, हमने भारतेंदु जी का शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अगर हम अपने मलूक नागर जी की बात करें तो बहन जी की सरकार में बहन जी मतलब बसपा के सांसद यहाँ पर हसनापुर पर कई बार आए हैं। उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, हमसे मिले हैं। हमारी जो मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारी आम जनता की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने सुनी है। बसपा ने ऐसे किया जी भाई किसान हित में तो बसपा ने कभी पहला काम किया है ना आज किया है। तो माननीय सांसद जी हैं मलूक नागर जी, मैं अपने व्यक्तिगत तौर से बताना चाहूँगा कि अब से 4-6 महीने पहले मैं उनके आवास पे भी गया था, जो है बिजनौर में, एक रास्ते को लेकर के कि रास्ते का निर्माण कराया था। किसानों के वहाँ पे सीजन में जो है ट्रैक्टर टोले निकलते हैं, खड्डे इतने हैं, उन्होंने कहा कि मेरे निधि में तो कोई पैसा आया ही नहीं। क्या जब पैसा ही नहीं आएगा तो पहली बात तो, जब पैसा ही, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, गवर्नमेंट आगे से पैसा नहीं दे रही है, लेकिन अपने स्तर से वे काम करा रहे हैं। अभी कुछ दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप में। बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। सभी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी करना प्रत्याशियों की शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा इन 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या अच्छे कार्य किए और क्या क्या कार्य नहीं हुए। जैसे यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में यदि मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात सबसे पहले आती है। किसी भी चुनाव का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले रखा जाता है। अभी हल्द्वानी में जो मामला हुआ है, हल्द्वानी उत्तराखंड में जो मदरसे मस्जिद को लेकर जो मामला हुआ है, नगर निगम पर जो पथराव हुआ है, उसको लेकर आगजनी जो हुई है, वहाँ के जो डीएम है, स्थानीय डीएम है, उन्होंने ये साफ तौर से निर्देश दिए हुए थे कि जो भी बाहर निकले उपद्रवी उनको गोली मार दो। और पूरा सियासी माहौल बना हुआ है, भाषण देने में लगे हुए हैं। तो किसी भी 2024 का चुनाव है, सभी पार्टियों का कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी उपद्रवी ऐसा कांड ना कर दे जो हिंदू मुस्लिम बने। तो उसी क्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा से जिला मंत्री सुनील पौसवाल हैं, मन की बात कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, और इंद्रजीत जैन हैं जो कि समाजवादी पार्टी से अनुसूचित जाति से जिला अध्यक्ष हैं, अमित त्यागी हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से हैं, किसान नेता हैं, और अमित त्यागी हैं बसपा से। तो आज इनसे संदीप हैं हस्तिनापुर से, बसपा से हैं। तो इनसे जानते हैं कि भाजपा में क्या क्या अच्छे कार्य हुए, क्या क्या अच्छे कार्य नहीं हुए। बात कर लेते हैं, जिला मंत्री जी से शुरुआत कर लेते हैं। सर, क्या क्या अच्छे काम हुए मोदी सरकार में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो नेशनल नंबर और पब्लिक नेटवर्क का कि आपके माध्यम से सचिन जी हस्तिनापुर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलने वाली, उन सब के बारे में समय समय पर जो है विचार होता रहता है, और उसके लिए आप बधाई का धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। आपकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। तो सरकार की यदि बात की जाए, आप हस्तिनापुर में बैठे हैं, हस्तिनापुर में एंट्री करते ही पहले लगता था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 2014 के बाद, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद, तब से निरंतर भाव से भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा, एक ही मिशन है। हम चुनाव के लिए काम नहीं करते, बल्कि हम सेवा भाव के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार के 5 मुख्य काम बता दीजिए आप। मोदी सरकार के 5 नहीं 50 मुख्य काम नहीं, 1000 मुख्य काम है। सबसे पहले देश में स्वच्छता की यदि बात की जाए तो स्वच्छता का पंचकुला बस्ती जो दिल्ली में है,
वहाँ से मोदी जी ने आरंभ कर कर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया। उसी के तहत आपने देखा होगा कि पूरे भारत में स्वच्छता के वो ध्यान में रखते हुए शौचालय का निर्माण हुआ। पूरे देश में करोड़ों की संख्या में शौचालय का निर्माण होने का काम हुआ। दूसरी बात यदि हम करें किसानों की, तो किसानों के खाते में डायरेक्ट डिजिटल माध्यम से सम्मान निधि देने का काम किया, ताकि किसान का बच्चा भी अपनी शिक्षा चिकित्सा की छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके। उसके बाद किसान पहले जब खेत में जाता था तो उसको बड़ा बोरा या बड़ा बैग ले जाना पड़ता था। सरकार ने इम्प्लीमेंट कर कर नैनो यूरिया और नैनो DAP का निर्माण करने का काम किया। एक पोर्टल के द्वारा खेत को पटवन करने का काम वो करेगा। FPO की यदि बात की जाए तो पूरे देश में किसान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खेती का विकास कैसे हो, किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इस उद्देश्य से करोड़ों की संख्या में FPO का गठन करने का काम किया। अब सवाल ले लेते हैं इंद्रजीत जैन से, क्या कैसे देख रहे हैं इन 10 सालों को? सबसे पहले तो द पब्लिक मीडिया ग्रुप को इंदन से बधाई देता हूँ और बधाई के पात्र हैं जो आपने इतने अहम मुद्दे पे है जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है। इस देश के नौजवान युवा किसानों को भविष्य का चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ये किसान विरोधी नीति है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे तहसील का ही मामला है, जबीर गुजर मीवा के, जिन्होंने जो है आत्महत्या करके अपनी जान देकर जो है दर्द बयां किया, वो पूरा का पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लग गए। दूसरी बात ये है हमारा जो खादर क्षेत्र है, यहाँ के जो मोदी जी की सरकार लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं। 10 साल होने में वही कोई काम ऐसा नहीं जिन्होंने किसानों के लिए किया है। यहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों हजारों करोड़ जमीनें जो गंगा में विलीन हो गई, यहाँ का जो भविष्य बच्चों का आने वाला वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। सरकार से अभी हमने भी पहले भी बात उठाई, मुद्दा उठाया, सरकार से मांग की थी, डिमांड की थी कि यहाँ का जो है ब्रजघाट से लेकर गढ़मुक्ति तक तटबंध बनाया जाए, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ की माता, यहाँ की बहनें, यहाँ की मातृशक्ति का भविष्य अच्छा हो और अपने पालन पोषण अच्छा हो। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है गंगा को लेकर बहुत सोचनीय विषय है। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई मंत्री है, जल कल्याण डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं आदरणीय दिनेश खटीक जी, खुद यहाँ के क्षेत्र से विधायक होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद गंगा का तटबंध नहीं बना पा रहे। तटबंध का तो कार्य चल रहा है ना? कुछ नहीं कार्य चल रहा, सिर्फ कागजों में कार्य चल रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है जो तटबंध चल रहा है वो रेत के कट्टों का तटबंध बनने जा रहा है। जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ आएगा, बहकर जो भी इन्होंने बजट पास किया वो सारा गंगा में बह जाएगा। अच्छा, हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे? हल्द्वानी को क्या हिंसा हुई, जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है। इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी की जो कुर्सियां हैं वो एक लाशों पे विराजमान है। 2002 का मामला हो, चाहे पुलवामा का, भाजपा कहाँ से झगड़े करा रही है? वहाँ पे जो प्रशासन गया था वो मस्जिद जो रेलवे की जमीन थी, वो रेलवे की जमीन को जो नगर निगम हटवाने के लिए गया था, अवैध अतिक्रमण। तो भाजपा क्या? अभी भाई नजीर जी कह रहे हैं कि भाजपा कराने का काम करती है, तो फिर रजा बयान देते हैं मारने काटने का, जमीनों पर कब्जे करते हैं समाजवादी। पूरी समाजवादी सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में और उससे पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी सिर्फ गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। उसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। और जब गुंडों पर कार्रवाई होती है तो ये सब भाजपा वालों को उल्टा सीधा और गाली देने वाली बात करते हैं। इनके चरित्र में ये चीज समाई हुई है कि करेंगे हम और कहेंगे दूसरों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो राम मंदिर का निर्माण होता है, उनको निमंत्रण देने का काम होता है, वो वहां नहीं जाने का काम करते? क्या कहेंगे आप इसको? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि आप नहीं थे तब भी राम थे, कल आप नहीं रहेंगे तब भी राम रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे तब भी राम रहेंगे। मैं राम को मानता हूँ, राम हमारे दिल में बसते हैं। बीजेपी एक चुनावी एजेंडा बनाती है राम के नाम को। राम सबके है, राम हमारे भी है, राम भारत की जनता के राम है। आप क्या कहना चाहेंगे हल्द्वानी को लेकर? अमित जी, आपके किसान नेता हैं, तो हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है क्या वो साफ तौर से कितनी सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा कि इस डिबेट में बुलाया, और भोजपाल जी को भी मैं चरणवंदन करना चाहूँगा। आज तो मेरे सामने कि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, बाकी मेरे गुरु भी रहे हैं, शिक्षा और दीक्षा का कार्य उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है।
और रही बात हल्द्वानी के मुद्दे की, वो जो अवैध निर्माण वहाँ रेलवे की ज़मीन पे था, प्रशासन जो वहाँ से उसे कब्जा मुक्त कराने गया था, वो जो लोग वहाँ पे उपद्रवी के रूप में आए, जिन्होंने बयानबाजी करी, पथराव करा, गोलियाँ चलाई, वो सब गलत किया है। उसका जो है शासन प्रशासन इलाज करने में लगा हुआ है, जो भी दोषी है उसे सजा मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि ये डिबेट में है, आप मुझे बुला सकते हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आपने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन गलत दिया, मेरा नाम संदीप है, संदीप, वो थोड़ा सा हो जाती है, कोई बात नहीं। देखिए, बात ऐसी है कि हल्द्वानी हो या कहीं का भी ऐसा इंसिडेंट हो, आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का ग्राफ है, उस हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के ग्राफ को बीजेपी पहले देखती है कि कहाँ पर कितनी मुस्लिम आबादी है और कहाँ पर कितना हिंदू आबादी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वही काम चलाया जाता है दंगे फसाद का, कि क्या किया जाए जो हमारा वोट बैंक हमें हासिल हो, क्योंकि हर जगह आप ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं करनी चाहिए हमेशा। हालांकि मैं भी इसका पक्षकार नहीं हूँ कि जमीनों को कब्जाया जाए या जमीनों पर अतिक्रमण किया जाए। अगर जमीन पर कहीं पर भी अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं और उनको शासन द्वारा तोड़ा जा रहा है या छुड़ाया जा रहा है अतिक्रमणवादियों द्वारा, महिला पुलिसकर्मी भी कई घायल हुई हैं उसमें, जो नगर निगम के अधिकारी भी घायल। अभी सर मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो मैं भी इसका पक्षकार नहीं हूँ कि भाई कोई भी अवैध निर्माण करे, अवैध कब्जा करे। अगर शासन को लगता है कि जिसने अवैध कब्जा किया है और वो उसको छुड़ा रहा है, अवैध कब्जे को छुड़ा रहा है, तो शासन बढ़िया काम कर रहा है। शासन पे क्या बोलते हैं, आपको पथराव करना, पत्थरबाजी करना, वो सरासर गलत है, ठीक है सर। न्याय यात्रा जोड़ो, भारत यात्रा जोड़ो, राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्या झटका देंगे अब की बार? कह रहे हैं कि 24 में पार कर देंगे, बीजेपी को सुपड़ा साफ कर देंगे। न्याय यात्रा तो उनकी दादी जी ने 1975 में आपातकालीन में घोषित करने का काम किया था। अब जो उनकी दादी ने किया, उनकी दादी का एक ही नारा था कि हम भारत से गरीबी हटाएंगे। लंबे समय तक पूरा देश जानता है कि उन्होंने देश में शासन किया, उनके परिवार ने 3 प्रधानमंत्री उनके परिवार में रहे, वो गरीबी नहीं हटा पाए। देश के कह रहे हैं कि 10 साल में देश को बर्बाद कर दिया, 215 करोड़ रुपए का देश पे कर्जा है इस समय। आप भी जानते हैं पूरे देश में हाईवे के, पहले आप हस्तिनापुर मौना क्षेत्र में रहते हैं, क्या इससे पहले कभी आपने हाईवे देखा था यहाँ? आज पूरे मेरठ की यदि कनेक्टिविटी की बात की जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश के साथ पूरा मेरठ एक बड़ा हब बना है, जो संभावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर हाईवे का निर्माण होने से ये होगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पश्चिम की राजधानी के रूप में मेरठ उभर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अभी हमारे बड़े भाई सुनील कोसवाल जी कह रहे कि हाईवे का काम लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सर, जो मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ योजना देंगे, युवाओं का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा? जब रोजगार नहीं होगा तो ऐसे हाईवे का क्या अर्थ होगा? रोजगार को लेकर क्या कहेंगे आप? रोजगार के लिए अभी 60,000 भर्तियाँ पुलिस वैकेंसी की निकली हुई है। मेरे खुद भतीजा और भतीजी, मेरा खुद भतीजी जो है बैंक पीओ बनी है अभी, मेरा खुद भतीजा जो है डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, और मेरे